नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे स्रोतों पर गौर करने वाले हैं जो एक श्रोता ने हमारे साथ साझा किए हैं। जी। ये भारत की E20 ईंधन नीति से जुड़े हैं। एक ऐसा विषय जिस पर आजकल काफी गर्मागर्म बहस चल रही है, सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक। हाँ, और इन दस्तावेजों को देखें तो पता चलता है कि मामला सिर्फ पेट्रोल में कुछ मिलाने भर का नहीं है। हाँ, इसमें सरकार के बड़े लक्ष्यों से लेकर E20 स्कैम जैसे बेहद गंभीर आरोप, बिल्कुल। नितिन गडकरी का जिक्र और आम गाड़ी मालिकों की रोजमर्रा की परेशानियां, सब कुछ उलझा हुआ है। कई परतें हैं इसमें। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों की मदद से इस पूरे मामले को परत दर परत खोलकर समझें। आखिर ये E20 है क्या भला? सरकार इसे क्यों लाई, इसके पीछे की मंशा क्या है और जमीनी हकीकत क्या दिख रही है? फिर वो विवाद, खासकर नितिन गडकरी से जुड़े आरोप, उनका सच क्या है? और सबसे अहम, जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं उन पर इसका क्या असर पड़ रहा है? और जैसा आपने कहा, इन स्रोतों में E20 स्कैम शब्द का इस्तेमाल बार बार हुआ है, जो अपने आप में बहुत वजनदार इल्जाम है। हाँ, ये शब्द बहुत ध्यान खींचता है। हाँ, हमें देखना होगा कि ये स्रोत इस दावे के पक्ष या विपक्ष में क्या सबूत या तर्क पेश करते हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये E20 ईंधन आसान भाषा में है क्या? स्रोत इसे कैसे समझाते हैं? देखिए, तकनीकी भाषा से हटकर बात करें तो E20 का मतलब है ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% हिस्सा इथेनॉल का मिलाया गया है। इथेनॉल, अच्छा। इथेनॉल, जैसा कि कई लोग जानते होंगे, एक तरह का अल्कोहल है जो आमतौर पर गन्ने, मक्का या दूसरे अनाज से तैयार किया जाता है। हाँ, शुगर केन वगैरह से। बिल्कुल। तो E मतलब इथेनॉल और 20 मतलब 20%। ठीक है, यानी पेट्रोल में 20% इथेनॉल। अब सवाल ये उठता है कि सरकार और खासतौर पर सड़क परिवहन मंत्रालय, जिसके मंत्री नितिन गडकरी हैं, इसे इतना बढ़ावा क्यों दे रही हैं? इन दस्तावेजों में क्या कारण बताए गए हैं? हाँ, तो जानकारी के मुताबिक इसके पीछे 3 मुख्य सरकारी लक्ष्य गिनाए गए हैं। पहला, भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल बाहर से मंगाता है, जिस पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। हाँ, ये तो है। इथेनॉल मिलाने से पेट्रोल की कुल खपत कम होगी, जिससे उम्मीद है कि आयात पर होने वाला खर्च घटेगा। ये ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। ऊर्जा सुरक्षा। और दूसरा लक्ष्य पर्यावरण से जुड़ा कुछ है? हाँ, दूसरा लक्ष्य पर्यावरण से जुड़ा है। दावा ये है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल सामान्य पेट्रोल की तुलना में जलने पर कम हानिकारक गैसें छोड़ता है। अच्छा। इसलिए इसे प्रदूषण कम करने के उपाय के तौर पर भी पेश किया जा रहा है। हालांकि इस पहलू पर कुछ सवाल भी उठाए गए हैं, जिन पर हम शायद आगे बात करेंगे। जरूर। और तीसरा अहम लक्ष्य क्या बताया गया है? तीसरा लक्ष्य सीधे तौर पर कृषि और किसानों से जुड़ा है। अच्छा, किसानों से कैसे? जैसा हमने बात की, इथेनॉल गन्ने या अतिरिक्त अनाज से बनता है, तो सरकार का कहना है कि इससे किसानों को अपनी फसल बेचने का एक और जरिया मिलेगा। हाँ, आय का स्रोत। खासकर गन्ने जैसी फसलों के लिए, जिससे उनकी आमदनी में इजाफा हो सकता है। सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक पूरे देश में E20 पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध हो जाए। तो लक्ष्य तो सुनने में काफी अच्छे लगते हैं, मतलब देश का पैसा बचाना, हवा साफ रखना, किसानों की मदद करना। लेकिन यहीं पर एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। अगर इरादे इतने नेक हैं, तो फिर ये E20 स्कैम और नितिन गडकरी पर व्यक्तिगत फायदे के आरोप क्यों लग रहे हैं? सोशल मीडिया और कुछ वेबसाइट्स पर ये बातें जोर शोर से उठाई जा रही हैं, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं। ये इस मामले का सबसे पेचीदा और विवादास्पद पहलू है। जैसा कि इन दस्तावेजों में जिक्र है, ये आरोप मुख्य रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कुछ विशेष राजनीतिक झुकाव वाली वेबसाइटों पर ज्यादा दिखते हैं। मतलब स्पेसिफिक जगहों पर। हाँ, नितिन गडकरी चूंकि इस नीति के सबसे बड़े पैरोकार और केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए उनका नाम सीधे तौर पर जोड़ा जा रहा है। क्या आरोपों में उनके परिवार का भी जिक्र है? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ, स्रोतों में उनके पारिवारिक व्यावसायिक हितों का उल्लेख है। बताया गया है कि उनके बेटे इथेनॉल उत्पादन से जुड़ी कंपनियां चलाते हैं। ये कंपनियां पहले पूर्ति ग्रुप का हिस्सा थीं। अच्छा, पूर्ति ग्रुप। हाँ। अब मानस एग्रो इंडस्ट्रीज और सियान एग्रो इंडस्ट्रीज के नाम से जानी जाती हैं। जानकारी के मुताबिक मानस एग्रो इथेनॉल का उत्पादन करती है, जिसे वो अपना फ्लैगशिप उत्पाद बताते हैं। फ्लैगशिप उत्पाद इथेनॉल। हाँ, और सियान एग्रो इथेनॉल बनाने की नई तकनीकों पर काम कर रही है। तो मतलब सीधा आरोप ये लगाया जा रहा है कि मंत्री जी ऐसी नीति को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे सीधे उनके परिवार की कंपनियों को आर्थिक लाभ पहुंचे। ये तो हितों के टकराव का गंभीर मामला लगता है। बिल्कुल, यही मुख्य राजनीतिक और भ्रष्टाचार से जुड़ा आरोप है।
आलोचक इसी बिला पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ सूत्र ये भी बताते हैं कि इथेनॉल सप्लाई करने वाले कई बड़े खिलाड़ियों के तार कथित तौर पर अन्य प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों से भी जुड़े हो सकते हैं। अच्छा, तो ये और भी बड़ा हो सकता है मामला? हाँ, तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या इस पूरी कवायद में बड़े व्यावसायिक और राजनीतिक हितों को आम उपभोक्ता के हितों पर तरजीह दी जा रही है? ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए अब जरा इस बहस के दूसरे सिरे पर चलते हैं, आम उपभोक्ता। जी, इन स्रोतों में उनकी तरफ से क्या चिंताएं या शिकायतें दर्ज की गई हैं? क्या कह रहे हैं लोग? उपभोक्ताओं की चिंताएं काफी वास्तविक और कई तरह की हैं। एक प्रमुख चिंता जो बार बार सामने आ रही है वो है पेट्रोल पंप पर विकल्पों की कमी। विकल्पों की कमी मतलब? E5 यानी 5% इथेनॉल या E10 10% इथेनॉल। हाँ, जो पुरानी गाड़ियों के लिए शायद बेहतर होता है। बिल्कुल, जो पुरानी गाड़ियों के लिए बेहतर माना जाता है वो आसानी से मिल ही नहीं रहा है। कई जगहों पर या तो इसकी लेबलिंग ठीक नहीं है या फिर वो उपलब्ध ही नहीं है। ओह, इसका नतीजा ये हो रहा है कि कई राज्यों में लोगों के पास E20 खरीदने के सिवा कोई चारा नहीं बच रहा है। और इसका सीधा असर उनकी गाड़ियों पर क्या पड़ रहा है, खासकर उन गाड़ियों पर जो पुरानी हैं या जिन्हें E20 के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया? यहीं से दूसरी बड़ी चिंता शुरू होती है। जो गाड़ियां 2023-24 से पहले बनी है या जिन्हें बनाने वाली कंपनियों ने E20 के लिए प्रमाणित यानी कंपैटिबल नहीं किया है, उनके मालिक परेशान है। हाँ, बिल्कुल होंगे। सबसे आम शिकायत है माइलेज यानी गाड़ी के एवरेज का कम हो जाना। अच्छा, एवरेज गिर रहा है? हाँ, मतलब उतने ही पेट्रोल में गाड़ी अब कम किलोमीटर चल रही है। और क्या क्या गाड़ी के पुर्जों को नुकसान पहुंचने का भी डर है? हाँ, ये एक बड़ी चिंता है। लोगों को डर है कि लंबे समय तक E20 इस्तेमाल करने से उनकी गाड़ी के इंजन और फ्यूल सिस्टम के पुर्जे खराब हो सकते हैं। कैसे? मतलब क्या दिक्कत आती है? स्रोत बताते हैं कि इथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले थोड़ा अलग व्यवहार करता है। ये नमी सोखता है और कुछ तरह के रबर और प्लास्टिक के हिस्सों को गला सकता है या खराब कर सकता है। जो पुरानी गाड़ियों के फ्यूल टैंक, फ्यूल लाइनों और इंजेक्टर में इस्तेमाल होते थे, इससे जंग लगने या पुर्जों के घिसने का खतरा बढ़ जाता है। ये तो गंभीर बात है। तो क्या कुछ लोग इसे इस तरह देख रहे हैं कि ये एक तरीका है लोगों पर नई E20 संगत गाड़ियां खरीदने का दबाव बनाने का, जैसे कि स्रोतों में इशारा किया गया है? कुछ आलोचक निश्चित रूप से ऐसा तर्क दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये नीति अप्रत्यक्ष रूप से ऑटोमोबाइल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए है। अच्छा, क्योंकि लोग मजबूरन अपनी पुरानी गाड़ियां बदलकर नई खरीदेंगे। कुछ इसे तेल कंपनियों और ऑटो कंपनियों की मिलीभगत या गुटबंदी मतलब कार्टेलाइजेशन के तौर पर भी देखते हैं। कार्टेलाइजेशन? हाँ, जिसका मकसद कृत्रिम रूप से नए वाहनों की मांग पैदा करना है। दिलचस्प कोण है। अच्छा, शुरू में आपने पर्यावरण की बात की थी कि प्रदूषण कम करना एक लक्ष्य है। क्या इस पर भी सवाल उठ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। जहाँ सरकार इसे हरित ईंधन या ग्रीन फ्यूल बता रही है, वहीं कुछ पर्यावरणविद और आलोचक इस दावे पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। क्यों? क्या तर्क है उनका? उनका तर्क है कि इथेनॉल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर गन्ने या मक्के की खेती करनी पड़ती है, जिसमें भारी मात्रा में पानी लगता है, कीटनाशक इस्तेमाल होते हैं और जमीन का उपयोग होता है। हाँ, ये तो है। वो कहते हैं कि अगर आप इथेनॉल उत्पादन के पूरे जीवन चक्र मतलब लाइफ साइकिल का पर्यावरणीय असर देखें तो हो सकता है कि ये जीवाश्म ईंधन से होने वाले उत्सर्जन में कमी के फायदे को बराबर कर दे या उससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचाए। ये एक जटिल बहस है जिसके आंकड़े अलग अलग अध्ययनों में अलग अलग आते हैं। सही कहा, ये काफी जटिल है। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, पैसा। क्या E20 लोगों को सस्ता पड़ रहा है? वादे तो शायद यही थे। ये एक और दुखती रग है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, सस्ता ईंधन देने के वादों के बावजूद जमीनी हकीकत ये है कि पंप पर E20 की कीमतों में कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। अच्छा, कीमतें कम नहीं हुई? खास नहीं। ऊपर से जैसा हमने बात की, लोगों को कम माइलेज मिल रहा है, तो उपभोक्ता ये तर्क दे रहे हैं कि पैसे बचने की बजाय उन्हें दोहरी मार पड़ रही है। एक तो एवरेज कम, दूसरा गाड़ी में संभावित खराबी का डर और खर्चा। तो ये सारी चिंताएं, विकल्पों की कमी, गाड़ी को नुकसान, माइलेज घटना, कीमत कम ना होना, ये तो काफी वाजिब लगती हैं। हाँ, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। अब लौटते हैं उन विस्फोटक आरोपों पर। स्कैम, व्यक्तिगत लाभ, नितिन गडकरी का नाम, इन गंभीर इल्जामों के सामने तथ्य क्या कहते हैं? क्या इन स्रोतों में इन दावों का कोई ठोस आधार मिलता है? देखिए, यहीं पर बात थोड़ी धुंधली हो जाती है। स्रोत इस मामले में एक संतुलित तस्वीर पेश करने की कोशिश करते हैं। ओके।
वे साफ तौर पर कहते हैं कि अभी तक सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई पुख्ता सबूत, कोई वेरीफाइड रिकॉर्ड या कोई विश्वसनीय जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है जो ये साबित करती हो कि नितिन गडकरी के बेटों के पास वास्तव में 17 इथेनॉल प्लांट है। अच्छा, 17 प्लांट वाली बात का सबूत नहीं है। हाँ, जैसा कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया गया था, उसका कोई पुख्ता आधार नहीं मिला है। या ये कि सरकार जानबूझकर सिर्फ निजी फायदे के लिए E20 जैसे हाई ब्लेंड को लोगों पर थोप रही है, इसका भी सीधा प्रमाण नहीं है। लेकिन ये बात तो तथ्यों पर आधारित है कि गडकरी जी ने इथेनॉल को जोर शोर से प्रमोट किया है और उनके परिवार का इस व्यवसाय में हित है। ये तो सच है ना? हाँ, ये तथ्य है और स्रोत भी इसे मानते हैं। नितिन गडकरी इथेनॉल के मुखर समर्थक रहे हैं, ये सार्वजनिक जानकारी है। बिल्कुल। और उनके बेटों की कंपनियां मानस एग्रो, CAN एग्रो इथेनॉल उत्पादन से जुड़ी हैं, ये भी रिकॉर्ड पर है। इसमें कोई छिपाव नहीं है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब इसे स्कैम कहना सही है या गलत? स्रोत क्या इशारा करते हैं? स्रोतों के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि नीति के जो घोषित लक्ष्य हैं, आयात बिल कम करना, प्रदूषण घटाना, किसानों की आय बढ़ाना, वे अपने आप में राष्ट्रीय हित के लगते हैं। हाँ, लक्ष्य तो ठीक लगता है। इन लक्ष्यों को सीधे तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता। इसलिए जैसा स्रोत बताते हैं, इस पूरी नीति को महज नितिन गडकरी द्वारा जनता को लूटने के लिए रचा गया स्कैम कहना शायद उपलब्ध तथ्यों और नीति के घोषित डिजाइन से पूरी तरह मेल नहीं खाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। आलोचना तो हो सकती है। बिल्कुल नहीं। नीति के इरादे चाहे जो हों, उसके कार्यान्वयन यानी उसे लागू करने के तरीके पर, उससे पैदा हो रही तकनीकी चुनौतियों पर, हाँ, अमल पर सवाल, आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहे वास्तविक असर पर और उसके दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभावों पर आलोचनात्मक सवाल उठाना न सिर्फ जायज है बल्कि जरूरी भी है। और वो हितों के टकराव वाली बात? हाँ, हितों के टकराव की जो संभावना दिख रही है, उस पर पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें जो इन स्रोतों से निकल कर आई है, तो क्या तस्वीर उभरती है? एक निचोड़ क्या है? तस्वीर ये उभरती है कि E20 नीति एक बड़े कैनवस पर बनाई गई है, जिसके पीछे ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण और कृषि जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य हैं। लेकिन जब ये नीति जमीन पर उतरती है तो कई व्यवहारिक दिक्कतें सामने आ रही हैं। उपभोक्ताओं की चिंताएं, चाहे वो विकल्पों की कमी हो, गाड़ी के नुकसान का डर हो या लागत का मुद्दा हो, वो नजरअंदाज करने लायक नहीं है। सही बात है। इनमें से कई चिंताएं ठोस आधार रखती हैं। और वो स्कैम वाली कहानी जो चल रही है, उसका क्या? वो स्कैम का नैरेटिव निश्चित रूप से मौजूद है, खासकर ऑनलाइन दुनिया में, जैसा कि ये स्रोत भी दर्ज करते हैं। लेकिन इन दस्तावेजों के मुताबिक उसे अभी तक ठोस सार्वजनिक सबूतों से पूरी तरह पुष्ट नहीं किया जा सका है। अच्छा। घोषित नीतिगत लक्ष्यों और व्यक्तिगत लाभ के आरोपों के बीच एक सीधी अकाट्य कड़ी स्थापित करना अभी बाकी है, जिसके लिए और ज्यादा पारदर्शी जानकारी या शायद जांच की जरूरत होगी। तो एक तरफ नीति के घोषित उद्देश्य हैं, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत और गंभीर आरोप। मामला इन दोनों पार्टों के बीच फंसा हुआ दिखता है। तो कुल मिलाकर आज के इस प्रकाल में हमने E20 ईंधन नीति के कई उलझे हुए धागों को सुलझाने की कोशिश की। एक तरफ सरकार के बड़े दावे और वादे हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी के मन में अपनी गाड़ी, अपनी जेब और अपने अधिकारों को लेकर गहरे सवाल और चिंताएं हैं। हाँ, बिल्कुल। ये साफ है कि नेक इरादों और जमीनी हकीकत के बीच, नीति और उसके अमल के बीच एक बहुत बड़ा फासला है जिसे पाटने की जरूरत है। बिल्कुल। और यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह हो सकती है, कोई भी देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने, पर्यावरण को बचाने और साथ ही साथ अपने नागरिकों के तात्कालिक आर्थिक हितों और अधिकारों की रक्षा करने के बीच एक सही संतुलन कैसे कायम कर सकता है? ये बड़ा सवाल है, खास तौर पर आज के दौर में जब तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है और सूचनाओं का प्रवाह अक्सर राजनीतिक एजेंडे से प्रभावित होता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार सोचने और बहस करने की जरूरत है। बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। आज इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया। उम्मीद है श्रोताओं को भी इन स्रोतों के जरिए इस जटिल मुद्दे को समझने में कुछ मदद मिली होगी।